हे एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं मॉक टेस्ट 7 के सॉल्यूशंस। ये है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 कल शाम को 6 बजे आ चुका था। अगर नहीं देखा है तो पहले जाके वो चेकआउट कर लीजिए। अगर कोई भी मॉक टेस्ट अभी तक 7 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, कोई भी नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में लेके जाके चेकआउट कर लीजिए। पहले बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, 9th क्वेश्चन से हम पढ़ते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है आपको, उसका सोल्यूशन बताना। अगर आप देखेंगे इसे तो इसे आप डायरेक्टली सॉल्व करना मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए आपको हिंट भी दिया हुआ था लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसे ही आपको वो दिख जाता तभी आपको सीधा लाप्लास लगा देना था और कुछ नहीं। इनिशियल प्रॉब्लम गिवन है, इसमें लगाते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। वो आ जाएगा माइनस डी बाई डी एस ऑफ लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश प्लस लाप्लास ऑफ वाई डैश माइनस डी बाई डी एस ऑफ लाप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। लाप्लास वाई डबल डैश होता है स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई 0 माइनस वाई डैश 0। वाई डैश का लाप्लास खोला और ये आ गया डी बाई। इसको थोड़ा सिंपली अब इनिशियल कंडीशन यूज़ करी, वाई 0 और वाई डैश 0 की जो गिवन है उससे ये आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया सिंपल डी वाई बाई वाई प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी सेपरेबल है, इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो लॉग वाई आ गया और वाई आ गया सी अपॉन रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वाई टी सोल्यूशन आ जाएगा सी टाइम्स जे नॉट टी, सी इज अ कॉन्स्टेंट। द जे नॉट टी बेसिकली बेसल फंक्शन है ऑर्डर 0। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशन यूज़ करिए इस कांस्टेंट सी को फाइंड करने के लिए वाई 0 इक्वल टू 1, सी टाइम जे नॉट 0 इक्वल टू 1, जे नॉट 0 इज 1 होता है तो सी 1 हो गया, तो वाई टी हो गया जे नॉट टी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, बेसिकली सी की वैल्यू 1 है 1 अपॉन रूट एस स्क्वायर प्लस 1। इसकी वैल्यू पूछी थी एट 1, 1 पे लगाई तो हो गया 1 अपॉन रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर हो जाता है 1 अपॉन 2 यानी 0.5। वही इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मोस्टली टाइम्स जो प्रॉब्लम गिवन होगी डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकती, उसमें हम लगाते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व द इक्वेशन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, क्वाड्रेटिक फॉर्म का एक क्वेश्चन है। क्यू वी क्वाड्रेटिक फॉर्म में ई मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो बताना है कि क्यू की रैंक क्या होगी या फिर क्यू ऑफ पी वी क्या हो सकता है किसी रियल इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के पी के लिए। ठीक है, वो चीज़ बताएं। तो सबसे पहले अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम देखें तो क्लियरली इसकी रैंक 4 है। ठीक है, विदाउट एनी डाउट, क्योंकि इसकी रैंक 4 है तो क्वाड्रेटिक रैंक की भी 4 है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। आइगन वैल्यूज देखें तो सिंपल ब्लॉक मैट्रिक्स है तो 1 1 और यहाँ पे बन जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, यानी 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव आइगन वैल्यू। अब हमने कंसिडर करी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, एक करके इन क्वाड्रेटिक फॉर्म्स को चेक करेंगे। एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर को कंसिडर किया, इसके लिए मैट्रिक्स आ गई। इसकी आइगन वैल्यूज है 0 1 एंड प्लस माइनस हाफ। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू आती है 0, जबकि ओरिजिनल क्वाड्रेटिक फॉर्म में आइगन वैल्यू 0 है ही नहीं, तो यानी ये ऑप्शन हो गया गलत, ये पॉसिबल नहीं। दूसरा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीसरे ऑप्शन में ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ रही है। इसके लिए मैट्रिक्स बनाई, आइगन वैल्यूज निकाली, इसमें भी आइगन वैल्यू 0 आ रही है। बेसिकली हमें चेक करना होता है जितनी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव 0 और नेगेटिव है उतनी ही सेम होनी चाहिए। अब क्योंकि 0 में आ रही है मगर ओरिजिनल में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नहीं। तीसरे ऑप्शन में जो लास्ट ऑप्शन है उसमें चेक किया, तो उसमें आइगन वैल्यू आ रही है 1 1 एंड प्लस माइनस हाफ। हालांकि आइगन वैल्यू सेम नहीं है, अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव, नंबर ऑफ नेगेटिव एंड नंबर ऑफ जीरो आइगन वैल्यूज सेम है। 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव और एक भी जीरो नहीं, वही चीज़ इसमें आ रही है, तो यानी ये करेक्ट ऑप्शन है, ये पॉसिबल है। तो इसका ओनली करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। टोटल नंबर ऑफ जीरोज एक्स पावर 86 माइनस 6 के कितने होंगे ओवर जेड 29। ठीक है, अब इसको करने का एक तरीका तो ये हो सकता था कि Z29 में जितने एलिमेंट्स आते हैं उनको एक एक करके यहाँ सब्सटीट्यूट करो और चेकआउट करो कि मॉड 29 में कौन कौन जीरो बन रहा है। ठीक है, दैट्स अ लेंदी प्रोसेस और वो हम नहीं करेंगे। तो सिंपल Z29 में यहाँ लगाएंगे फॉर्मेट थ्योरम। ठीक है, तो फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्स पावर 29 क्योंकि 29 प्राइम है, सो एक्स पावर 29 माइनस 1 यानी एक्स पावर 28 कॉन्वेंट हो जाएगा 1 के मॉड्यूलो 29। तो एक्स पावर 28 मिल गया हमें, एक्स पावर 86 कंसिडर करते हैं, 0 है एक्स पे, तो एक्स बार 86 माइनस 6 कॉन्वेंट टू 0 मतलब एक्स बार 86 कॉन्वेंट टू 6। एक्स बार 28 इक्वल टू 1 है, इसको यूज़ किया तो ये रिड्यूस हो गया एक्स बार एक्स स्क्वायर कॉन्वेंट टू 6। 6 को मॉड 29 में हम लिख सकते हैं 64।
क्योंकि 64 6 के कॉन्ग्रेंट है मॉडुलो 29 में। एक्स स्क्वायर 64 के कॉन्ग्रेंट है, इसको हम लिख सकते हैं -64 इक्वल टू 0, और इसको x माइनस 8 एक्स प्लस 8 लिख सकते हैं। अब हम रिजल्ट यूज़ करते हैं क्योंकि 29 प्राइम है और हम जानते हैं अगर p यानी कोई प्राइम किसी प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो किसी एक को करेगा तो यानी कि p डिवाइड से और p डिवाइड p, तो यानी या तो x 8 होगा या x माइनस 8, बेसिकली 21। एग्जैक्टली हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, वो आएंगे दो जीरोज आ सकते हैं ओवर दिस फील्ड Z29। तो इसलिए इसका सॉरी 161 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 2, सॉरी। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 2। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। एफ एक फील्ड है और डी और एन पॉजिटिव इंटीजर है जब डी स्ट्रिक्टली लेस देन एन है, और अगर एक 1-1 रिंग होमोमॉर्फिज्म एम डी एफ से एम एन एफ तक है तो आंसर 1 है, अदरवाइज 0। एम डी एफ बेसिकली मैट्रिक्स की ही रिंग है जहाँ डी क्रॉस डी मैट्रिक्स आती है ओवर फील्ड एफ, और यहाँ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स आती है ओवर ए फील्ड एफ। ठीक है, तो बताना है ऐसा पॉसिबल है या नहीं। हम फील्ड ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स की, डी ले लेते हैं 2 और एन ले लेते हैं। इससे जो डी है वो एन से छोटा हो गया। अब मान लेते हैं कि ए जो है इस निलपोटेंट मैट्रिक्स की इमेज है और बी इस, ओके यहाँ पे आएगा 0, इसकी इमेज है, यहाँ पे आएगा 0 0 1 0 0। ए बी बेसिकली निलपोटेंट है। बेसिकली बी जो है वो इसकी ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज की इमेज, यहाँ 0 आएगा 0 0 1 0। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों 0 हो जाएंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स की वजह से, मगर ए प्लस बी जो होगा वो ये मैट्रिक्स बनेगी जो यहाँ दिख रही है, जो है गलती से टाइप हो गई है, वो मैट्रिक्स बनेगी जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हम जानते हैं अप टू सिमिलैरिटी 3x3 की अगर हम कोई मैट्रिक्स की बात करें जिसका स्क्वायर 0 हो, वो इस टाइप की हो अप टू सिमिलैरिटी, क्योंकि वो यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स। तो यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हुई है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी जो है जो इनकी इमेजेस हैं बेसिकली 3x3 की मैट्रिसेस, उनकी जो रैंक होगी एटमोस्ट 1 होगी, जो कि अप टू सिमिलैरिटी वाली मैट्रिसेस की रैंक के बराबर है। और उनका सम देखें तो उनका सम की जो रैंक होगी वो मैक्सिमम 2 हो सकती है। हो सकता है वो जो 1 है दोनों सेम रो में हो, या फिर हो सकता है अलग अलग जगह हो जिससे रैंक 2 हो जाए। और ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ए प्लस बी के स्क्वायर इक्वल टू आई को, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है जिसकी रैंक होती है 3। यहाँ कह रहे हैं मैक्सिमम रैंक ए प्लस बी की 2 हो सकती है, जबकि यहाँ मैक्सिमम रैंक उसकी आ रही है 3। कॉन्ट्रडिक्शन, इसलिए इसका आंसर हो गया 0 कि कोई भी रिंग होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल ही नहीं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चुनना है कि एक कोई भी ऐसा इनफाइनाइट सेट नहीं होगा एफ एस टू एस जिसके लिए फंक्शन सर्जेक्टिव हो मगर इंजेक्टिव ना हो। दो डिसजॉइंट सेट पी और क्यू जिनका सुप्रीमम सेम है मगर वो सेट में नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। या अगर ए कोई सेट है जो इंजेक्टिव है मगर सर्जेक्टिव नहीं है तो ए इनफाइनाइट होगा। क्या चीज़ होगी बताएं। ओके, सबसे पहले हम ले लेते हैं एस को इंटीजर्स का सेट और फंक्शन डिफाइन करते हैं फ्लोर फंक्शन ऑफ x बाई 2। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हर एक वैल्यू यहाँ मिलेगी हमें, ये फंक्शन ऑन टू है हर एक इंटीजर, मगर 1 1 नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम कोई इवन नंबर डालेंगे, फॉर एग्जांपल हमने 2 डाला तो हमें आउटपुट मिलेगा 1। जैसे ही हम 3 डालेंगे तब भी आउटपुट हमें 1 मिलेगा। 2 और 3 सेम नहीं है मगर उनकी इमेजेस सेम है, 1 1 नहीं है, मगर सर्जेक्टिव ये होंगे। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे में हमें सेट चुनने हैं तो हमने पी ले लिया रैशनल्स क्लोज ओपन इंटरवल 0 में, और क्यू में ले लिया हमने इरेशनल्स ओपन इंटरवल 0 में। दोनों का इंटरसेक्शन में कुछ एलिमेंट नहीं है, दोनों का ही सुप्रीमम 1 है और दोनों का ही सुप्रीमम सेट में बिलोंग नहीं करता रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन बी इनकरेक्ट, क्योंकि वो कह रहा है ऐसे सेट मौजूद ही नहीं है, हमने बता दिया सेट। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि अगर कोई ए टू ए फंक्शन है जो इंजेक्टिव है मगर सर्जेक्टिव नहीं है तो ए इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि अगर ये फाइनाइट हो गया तो हम जानते हैं फाइनाइट सेट में 1 1 यानी इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव इफ एंड ओनली इफ रिलेशन में होते हैं बिकॉज ऑफ द फाइनाइटनेस कंडीशन। तो इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट बताने दे,
तो ए और बी इनकरेक्ट ऑप्शंस हो गए आपके, सिंपल। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, एफ और जी क्लोज जीरो ओपन इन्फिनिटी से क्लोज जीरो ओपन इन्फिनिटी तक दो कंटिन्यूस फंक्शन है, जहाँ एफ ऑफ ज़ीरो और जी ऑफ ज़ीरो ज़ीरो है, और जी ऑफ एक्स ज़ीरो नहीं है किसी भी और पॉजिटिव वैल्यू के लिए, और एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू भी एफ एक्स है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो के लिए, तो एफ की वैल्यू एट 2 पे क्या होगी, सिंपल बताना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इनसाइड वाला फंक्शन है एक्स प्लस जी ऑफ एफ एक्स, इसको मान लेते हैं एच, कंटिन्यूस है, तो हमें जो इक्वेशन अभी गिवन थी उसमें वो बन जाएगी, यानी कि वाली इक्वेशन एफ ऑफ एच इक्वल टू एफ। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा एक्स नॉट है जिसके लिए एफ फंक्शन की वैल्यू एफ एट एक्स नॉट स्ट्रिक्टली जीरो से बड़ी, क्योंकि फंक्शन जो है क्लोज जीरो ओपन इन्फिनिटी पे डिफाइंड है, तो या तो वैल्यू जीरो होगी उससे बड़ी होगी। मान लेते हैं ऐसा एक्स नॉट है, इस पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। एफ ऑफ एक्स नॉट पॉजिटिव है तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट भी पॉजिटिव होगा, नो डाउट वो भी ऐसा ही फंक्शन है पॉजिटिव वाला क्योंकि वो किसी और के लिए जीरो हो ही नहीं सकता। अब एक्स नॉट भी पॉजिटिव है, जी ऑफ एक्स नॉट भी पॉजिटिव है, तो इनका एडिशन भी पॉजिटिव होगा, और साथ में एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस जी ऑफ एक्स नॉट इस रिलेशन की मदद से एफ ऑफ एक्स नॉट हो जाता है। तो बेसिकली ये आ गया एच एक्स नॉट, तो बेसिकली एच ऑफ एक्स नॉट से बड़ा है, और दूसरा एच ऑफ ज़ीरो ज़ीरो है, तो कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग एक ऐसा एक्स वन तो ज़रूर होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स नॉट पे वैल्यू एक्स नॉट से बड़ी है और ज़ीरो पे वैल्यू ज़ीरो है, और फंक्शन एच कंटिन्यूस है, तो यानी एक ऐसा एक्स वन एक्स नॉट से छोटा नंबर होगा एक्स वन, जहाँ एच ऑफ एक्स वन एक्स नॉट होगा, और एफ ऑफ एक्स वन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एच ऑफ एक्स वन वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट इसी के अकॉर्डिंग, यानी एफ एक्स वन और एफ एक्स नॉट सेम होंगे। इसी तरह हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, यानी पहले एक्स नॉट के लिए एक्स वन ढूंढा, फिर एक्स टू ढूंढ सकते हैं, एंड सो ऑन जीरो से बड़े सारे, कि एफ ऑफ एक्स आई एफ ऑफ एक्स नॉट के बराबर हो जाएंगे फॉर ऑल। ठीक है, यानी हर एक नंबर की वैल्यू जो है एफ ऑफ एक्स आई जो एक्स नॉट से छोटे हैं वो सब एफ ऑफ एक्स नॉट के बराबर ही होगा। अब हमने एस एक्स सेट ले लिया जिसमें वो सारे जीरो या जीरो से बड़े नंबर्स हैं जिनके एफ एक्स और एफ एक्स नॉट सेम है, और एल है इसका इन्फीमा, तो कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एल की वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट हो जाएगी, क्योंकि वही एक पॉइंट होगा इकलौता। अब अगर ये जो एल है वो पॉजिटिव है, यानी ज़ीरो से बड़ा है, तो बिल्कुल जैसे अभी कंस्ट्रक्ट किया था उसी तरह हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक एल वन एल और ज़ीरो के बीच में, जहाँ एच ऑफ एल वन और एच ऑफ एल सेम होगा, पर तब होगा क्या, एल वन इस सेट में हो जाएगा, और एल वन इस सेट में हो गया और एल से छोटा है, ये कॉन्ट्रडिक्ट करेगा इन्फीमम की डेफिनेशन को, तो यानी पॉसिबल ही नहीं है, यानी एल ज़ीरो से बड़ा पॉसिबल ही नहीं है, यानी एल ज़ीरो होगा, और एल ज़ीरो से एफ ऑफ एक्स नॉट ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स नॉट बेसिकली एफ ऑफ ज़ीरो आ जाता है, तो यानी बेसिकली जो फंक्शन हो गया वो हमारा ज़ीरो हो गया, क्योंकि हर एक पॉइंट पे एफ एक्स नॉट वैल्यू है, तो एफ ऑफ टू भी ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ज़ीरो। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, कितने सिंपल रूट्स होंगे इस इक्वेशन के 14z पर 100 माइनस 5e पर z के यूनिट डिस्क के अंदर, सिंपल रूट्स यानी जिनकी मल्टीप्लिसिटी 1 से ज़्यादा है उनको काउंट नहीं करना। तो सिंपल हम क्या करते हैं, 14z पर 100 माइनस 5e पर z है, इसमें रॉचेस थ्योरम लगाते हैं, इसमें माइनस किया 14z पर 100, इनका मॉडुलस लिया, ये आ गया 5e पर z, इसका मॉडुलस लेस देन 14 है जो कि मॉडुलस है इसके, तो यानी कि इसके और इसके रूट सेम होंगे यूनिट डिस्क पे। 14z पर 100 के 100 रूट्स हैं, तो यानी कि रॉचेस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमें गिवन फंक्शन है उसके पास भी 100 रूट्स होंगे यूनिट डिस्क, मल्टीप्लिसिटी हमें नहीं पता है, तो एफ जेड मान लेते हैं उस फंक्शन को, तो एफ का डेरिवेटिव निकाल, मल्टीप्लिसिटी चेक कर निकले, मल्टीप्लिसिटी 1 से ज़्यादा तब होगी डेरिवेटिव 0 होते रहेंगे। ओके, तो अगर मल्टीप्लिसिटी 2 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 होगा एंड सो ऑन, तो अगर एफ जेड और एफ डैश जेड दोनों 0 हो जाते हैं तो इनकी इक्वेशन को कंपेयर करके मिल जाता है जेड की वैल्यू 0 या 100, जेड या तो 0 का 100,
अब 100 से मतलब नहीं, क्योंकि हमें यूनिट डिस्क के अंदर देखना है तो सिर्फ 0 को कंसिडर करेंगे। मगर अगर ध्यान दें तो 0 तो एफ जेड का रूट ही नहीं है, तो मतलब कि एफ जेड और एफ डैश जेड इक्वल हो ही नहीं सकते। मतलब कि जितने भी रूट्स होंगे वो सारे के सारे सिंपल रूट्स होंगे विदाउट एनी मल्टीप्लिसिटी। तो सिंपल रूट्स कितने होंगे? 100, जो आपका रॉचेस थ्योरम से आंसर आया वो एक। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है जो यूनिट डिस्क को यूनिट डिस्क पे मैप करता है और जिसके पास दो रूट्स हैं प्लस माइनस आयोटा बाई 2 पे। तो एफ ऑफ जीरो की मॉडुलस की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी ये बतानी। अब यहाँ पे एक अच्छा सा रिजल्ट लगता है कि अगर एफ डी टू डी एनालिटिक फंक्शन है और एफ जेड वन एफ जेड टू अप टू एफ जेड एन जीरो वैल्यू देता है फॉर ऑल जेड आई जो इस टी में है डोमेन में आई वन से एन के लिए, तो एफ जेड का जो मॉड है उसकी वैल्यू लेसर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ के वन टू एन जेड माइनस जेड के वन माइनस जेड के पावर ऑफ जेड इसका मॉड, जहाँ जेड के बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ फंक्शन जीरो है। अब इस अकॉर्डिंग से हमारे पास फंक्शन दो पॉइंट पे जीरो है, तो आयोटा बाई टू माइनस आयोटा बाई टू दोनों पे लगाए प्रोडक्ट, सिंप्लीफाई किया ये बन गया मॉड। जीरो पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एफ ऑफ जीरो की मॉडुलस में वैल्यू हो गई 0.25, 1/4 0.25, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई एफ ऑफ जीरो की 0.25। इस तरह की इनइक्वालिटीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो डायरेक्ट इनइक्वालिटी बताए तो आंसर तुरंत हो जाता है। ऑल राइट, 7 मॉक टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, अब सोल्यूशन समझ में आ गए होंगे। 8th मॉक टेस्ट कल होने वाला है, कल दोपहर 2 बजे, जिसके सोल्यूशंस परसों दोपहर 2 बजे और शाम को 6 बजे आएंगे, उसे चेकआउट करना मत भूलिएगा। टिल देन वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जितने ज़्यादा हो सके ये टेस्ट को शेयर कीजिए। थैंक यू।